नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अब गुटबाजी की खैर नहीं, खत्म होगा क्षत्रपों का दौर। बात कांग्रेस की है, लेकिन क्या गुटबाजी खत्म हो जाएगी? और जो रीजनल लीडर्स की स्ट्रेंथ होती थी कांग्रेस में, क्या वो भी खत्म हो जाएगी? क्या कांग्रेस एक बड़े संगठनात्मक रीवैम्प की तरफ बढ़ रही है, यानी एक पूरा आमूल चूल परिवर्तन, ऊपर से नीचे तक सब बदल डालूंगा? क्या है पूरा मसला? पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। जीतू पटवारी की कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से सदन से लेकर सड़क तक एक्टिव है। जल्द ही कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है जिला स्तर पर संगठन में बदलाव। खबर है कि एमपी कांग्रेस में जल्द ही क्षत्रप बीते दौर की बात हो जाएगी। जी हां, प्रदेश के सभी जिलों में नए जिलाध्यक्षों को नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है। एमपी कांग्रेस को मजबूत करने का नया फॉर्मूला। मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला नेतृत्व को किया जाएगा मजबूत। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब क्षत्रपों का दौर होगा खत्म। हर जिले में होगा कांग्रेस का एक नया कप्तान। टिकट तय करने में भी होगी अहम भूमिका। कांग्रेस में किए जाएंगे संरचनात्मक बदलाव। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद। जल्द जारी हो सकती है जिलाध्यक्षों की लिस्ट। जिलाध्यक्षों के नामों का भी पैनल तैयार। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी नए फॉर्मूले की तस्दीक कर रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस की नई रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात दो ऐसे स्टेट है जिसमें ये पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और मुझे खुशी है इस बात की कि मध्य प्रदेश को इसके लिए उन्होंने चुन लिया। तो मैं मानता हूं हमारे जो नेता है जिनको हम अब जिला अध्यक्ष बना रहे हैं उसकी भी पूरी हमारी जो एक्सरसाइज है 100% कंप्लीट होकर दिल्ली हमने कंपाइल कर दी है। जो ब्लॉक अध्यक्षों की पूरी प्रोसेस है 100% वो भी हमने सब कंपाइल कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। यहाँ तक कि 15 से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष नहीं है, 100 से ज्यादा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का संगठन केवल किराए पे चल रहा है और किराए के लोगों के साथ आंदोलन और कार्यक्रम करवाते हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन केवल प्रचार प्रसार और प्रोपोगेंडा तक सीमित है। इस बदलाव में सबसे खास बात यह है कि पार्टी कई पूर्व विधायकों को भी जिलाध्यक्ष बना सकती है। जो पिछला चुनाव हारे थे, उन्हें संगठन की कमान सौंपकर एक बार फिर से नए सिरे से संगठन और आने वाले चुनाव की तैयारियां करना इसका मकसद हो सकता है। इस पूरे बदलाव में पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की भी अहम भूमिका होगी। कांग्रेस आलाकमान फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल है। कुल मिलाकर अब गुटबाजी की नहीं खैर, कांग्रेस में खत्म होगा क्षत्रपों का दौर। तो देखा आपने कि कांग्रेस इस फार्मूले के तहत पायलट प्रोजेक्ट बनाकर मध्य प्रदेश और गुजरात को आगे बढ़ रही है, जहां जिलाध्यक्षों को ये राइट्स होंगे, ये अधिकार होंगे कि वो टिकट फाइनल करने में विधानसभा या और भी जो चुनाव होंगे, हो सकता है उनके लिए भी ये फार्मूला लागू हो और वहाँ उनकी भूमिका एक बड़ा परिवर्तन करेगी। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो ऊपर से गंगोत्री से नीचे मैदान की तरफ ताकत देने की बात है। अब तक होता यही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड हो बीजेपी का या कांग्रेस में आला कमान सिस्टम हो, ये तमाम चीज़ें दिल्ली में तय होती हैं कि किसको टिकट देना है, कैसे करना है, तमाम व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सीनियर लीडर्स के हाथ में होती हैं जो दिल्ली में बैठते हैं। लेकिन कांग्रेस अब इसकी उलट करने जा रही है कि हम गुजरात और मध्य प्रदेश में नीचे से ताकत देंगे, वहाँ से जो सिफारिशें और रिकमेंडेशंस आएंगी हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। बंसल न्यूज़ के क्या सवाल हैं ये देख लीजिए। क्या नए फार्मूले से मध्य प्रदेश कांग्रेस की सूरत और सीरत बदल पाएगी? क्या जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने से खत्म हो जाएगा क्षत्रपों का दौर? क्या पायलट प्रोजेक्ट के सहारे 2028 में नई उड़ान भर पाएगी कांग्रेस? ये सवाल हैं हमारे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता और सीनियर स्पोक्स पर्सन अभिनव बरोलिया जी, बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका स्वागत है। और ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संजीदा नेता हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। शैलेंद्र, यही यक्ष प्रश्न है कांग्रेस के लिए कि आपका ये रीजनल लीडर्स का जो कैलिबर है, इसको आप कैसे कट डाउन करोगे? उनकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, अब तक कांग्रेस में उसी का बोलबाला और रुतबा रहा है। अब ये एक नई तरह की सोच है और मैं राहुल गांधी जी के रिसेंट
बयान से देखकर इसको समझ पा रहा हूँ जी। कि वो ये समझ गए हैं कि अब बोल तो बहुत चुके हैं, हाँ, बिल्कुल अब एक्शन लेने का टाइम। बिल्कुल। जी देखिए 20 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, तो नया फॉर्मूला तो अपनाना ही पड़ेगा। और जिस तरह से हरीश चौधरी जब प्रभारी बने और उनकी पहली पीसी हुई थी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं शून्य से शुरुआत करूंगा, अभी शून्य है गाँव, तो उसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि जिस तरह से जो फार्मूला अपनाया जा रहा है कि ब्लॉक लेवल से जिला लेवल से बदलाव करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस, आप सही कह रहे थे कि क्षत्रपों की प्रणाली में काफ़ी लंबे समय से आप 85 या 80 और 90 के दशक से अभी तक क्षत्रपों की प्रणाली में फंसी रही। लेकिन उसमें नेचुरली ये हुआ कि सत्ता से बाहर हुए, फिर कमलनाथ का दौर या दिग्विजय सिंह का दौर या सिंधिया का दौर, जब वो कांग्रेस में थे तो ये छत्र प्रणाली बड़ी तगड़ी थी और इन नेताओं की अपनी एक शख्सियत थी और एरिया विशेष में वो सारा कुछ तय करते थे, तो उसका फ़ायदा भी कांग्रेस को मिलता था कैसे ना कैसे करके। लेकिन जब आप सत्ता से बाहर हैं तो ये सब चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, क्योंकि कार्यकर्ता को जोड़े रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब मौका भी है कांग्रेस के पास कि वो अपनी उस पूरे सिस्टम को बदल के और ऐसे कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों को चुने जो अपने संगठन के प्रति उत्तरदायित्व हो, अपने जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष उसके प्रति उत्तरदायित्व हो और केंद्रीय संगठन के प्रति, ना कि कोई नेता विशेष का के प्रति हो और उसके बाद उसका कट ऑफ हो जाए संगठन से। तो ये कांग्रेस जो नया फार्मूला ला रही है, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और जिस एनर्जी के साथ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दिख रहे हैं, हमने विधानसभा में देखा। देखिए जब कोई भी संगठन या व्यक्ति क्रिएटिव तभी होता है जब अंदर शांति हो। तो जिस तरह से कांग्रेस क्रिएटिव दिख रही है विधानसभा में, जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अंदर शांति हुई है और नेताओं में कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। और अब अभिनव जी अगर खुलासा करना चाहें तो बताएं भी कौन किसका दिमाग है इसके पीछे, क्योंकि ये बात तो सही है जी जी कि इस बार हमने कांग्रेस में जो चीज़ देखी है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। जो इसके पहले के अनुभव हमारे रहे हैं कि बड़ी जल्दी सदन के अंदर मत भिन्नता दिखती है, लेकिन इस बार शैलेंद्र जी ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये बहुत अलग हमने मामला देखा। मैं ब्रजगोपाल लोहिया जी की तरफ चलूँगा। लोहिया साहब, अच्छा है कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो संगठन की तरफ लौट रहा है, अच्छी बात है। और संगठन की तरफ लौटेगा तो मजबूत होगा आपकी तरह, क्योंकि आप संगठन ही आपकी प्राण और आत्मा है। और ज़िला अध्यक्ष अगर होंगे तो ये एक बड़ी रिवोल्यूशनरी प्रणाली होगी, क्योंकि बात सही है कि वो इसलिए किसी के साथ खड़ा नहीं होगा क्योंकि वो जानता है कि उसकी सरकार बनेगी, उसकी पार्टी का नेता ताकतवर होगा तो वो ताकतवर होगा। नहीं तो कई बार क्षत्रप मोह में ये भी रहता है कि भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बल्ले बल्ले है, तो कई बार इस चक्कर में कुछ गड़बड़ें भी होती हैं। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की इस कोशिश को? नहीं देखिए शरद जी, ये तो अच्छी बात हमेशा से है कि कोई भी पार्टी अपने आप को, पहले ये कांग्रेस ने आज स्वीकार किया कि हमें उसकी आवश्यकता है परिवर्तन की, कि हम कहीं कमजोर हैं। राहुल गांधी जी अभी गुजरात गए थे और वहां उन्होंने कहा कि हमारे 40% से ज्यादा नेता तो हमारे साथ ही नहीं है, दूसरों के साथ हैं। तो ये इस तरह की स्वीकारोक्ति करने के बाद लगता था कि हाँ कुछ परिवर्तन होगा। मगर शरद जी देखिए, मैं बहुत कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जो लोग नहीं कहते। कांग्रेस का मूल स्वभाव क्या है? एक शायर कहा है किसी ने कि बोलने का हक सभी को ये मुनादी हो गई, बोलने का हक सभी को ये मुनादी हो गई, आईने ने पेश की खामोशियां दरबार में। ये जो जिसकी बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी कि हमारा एक्शन प्लान तैयार है, हम पायलट प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये सब है, मगर क्या ला पाएंगे इसमें बड़ा संदेह है। क्योंकि मैं बड़ा छोटा था तब से मैं सुनता आ रहा हूँ, कामराज का जमाना हुआ करता था, बड़ा छोटा सा बच्चा था मैं, वहां से परिवर्तन होने की बातें हुई मगर हुआ नहीं। केवल एक परिवर्तन जरूर दिखा पिछले कुछ समय में कि जो ब्लॉक कांग्रेस हुआ करता था उसे मंडलम नाम दिया, मगर उसके चाल चरित्र और चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब कांग्रेस किस तरह से आती है ये एक बहुत अलग विषय। एक बात और शरद जी है कि जो कार्यकर्ता होता है उसको बांधे रखने के लिए एक अदृश्य डोरी की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में वो विचारधारा है जो सारे कार्यकर्ताओं को आपस में इंटैक्ट रखती है, उनको आपस में जोड़े रखती है। और कांग्रेस में मैं ये मानता था, अभी तक मेरी मान्यता ये है कि इनके यहाँ जो क्षेत्रीय छत्रप राज है, जो नेताओं और उनके पट्टों वाला जो मामला था, तो ये भी कांग्रेस को इंटैक्ट रखता था और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती प्रदान करता था। अब ये इससे बाहर निकल रहे हैं तो आने वाले समय में आप और हम सब देखेंगे। एक तो प्रश्न चिन्ह इसका है कि क्या ये कर पाएंगे, दूसरा बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या वास्तव में जो कह रहे हैं
उसके अनुरूप कार्यकर्ताओं को खोज पाएंगे, क्योंकि बिना जी। विचारधारा और बिना कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को रखना और जोड़े रखना मुझे लगता है बहुत बड़ा कठिन काम। ये आपका मिलियन डॉलर क्वेश्चन है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस के लिए कि आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से प्लान अप करते हैं, लेकिन उसकी लैंडिंग अगर अच्छी नहीं होती और उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी सरकार की योजना हो या किसी संगठन का कोई नवाचारी प्रयोग हो। अभिनव जी, यही बड़ी चुनौती है कि क्या आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे ज़मीन पर पूरी ताकत से। काफ़ी राहुल जी ने कोशिश की है बीते वर्षों में, उन्होंने कांग्रेस की शक्ल बदलने की कोशिश की, नए फैसले किए, नए ऐसे चेहरे उठाए उन्होंने कि जो कोई कल्पना नहीं कर रहा था, लेकिन इतनी उनको तकलीफ़ें भी मिली हैं कि वो कहते हैं कि बब्बर शेर हैं लेकिन जंजीरों से बंधे हैं। जी देखिए बिल्कुल शरद जी, मैं लोया जी ने एक शेर कहा तो उसके जवाब में शेर से ही शुरुआत करूंगा कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये जो संगठन होता है यही रीढ़ की हड्डी होता है हर संगठन के लिए कि वो कैसे आगे बढ़े। और जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी तब कई सवाल खड़े हुए थे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक करी उन्होंने, आसाम से गुजरात तक करी, और जब लोकसभा चुनाव हुए तो हमारी स्थिति जो लोग बीजेपी कोट कर रही थी कि कांग्रेस को 0 सीट आएंगी, 2-4 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कांग्रेस को 99 सीट्स आई। तो जो संघर्ष था और 240 पर बीजेपी रुकी जो 400 की बात कर रही थी। तो घमंड अहंकार एक सबसे बड़ी बात है जो भाजपा लेकर चल रही है और हम उसको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। बहरहाल जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जब से उनके पास आया, राहुल गांधी जी ने, जैसे उनका अभी बयान सुना आपने कि मध्य प्रदेश और गुजरात को खड़गे जी राहुल जी ने चुना है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कि हमें यहाँ पर काम करना है ब्लॉक लेवल से। मोहल्ला कमेटी में भी जीतू पटवारी जी भी उस कमेटी में रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी भी रहेंगे, कमलनाथ जी भी, सभी का नाम रहेगा और नीचे लेवल से शुरू होकर ऊपर तक जाएगी। तो ये आगे संगठन जैसे जैसे विस्तार होगा वो सामने आएगा। जीतू पटवारी जी जब से अध्यक्ष बने लगातार संघर्ष का दौर जारी रहा। हमने उपचुनाव में जो भूमिका निभाई आपने देखा होगा, रात रात तक नुक्कड़ सभाएं जीतू पटवारी जी ने बुधनी में भी और श्योपुर में भी करी, और संगठन को लेकर हर विंग, चाहे महिला कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस, सभी को एकजुटता के साथ, हमारे सीनियर लीडर्स को भी साथ में लेके वो सब जगह गए। और उसके बाद जो दौरे किए उन्होंने कई जगह, आपने देखा होगा एक भी दिन जीतू पटवारी वो व्यक्ति है इस प्रदेश का जो लगातार दौरे कर रहा है और लगातार संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को हौसला देने की बात कर रहे हैं। तो जो 2028 की तैयारी है वो तो हमें करनी पड़ेगी और जनता की आवाज भी मुखर होकर हम उठा रहे हैं। आप देखेंगे विधानसभा में उमंग सिंघार जी लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं और जीतू पटवारी जी लगातार जो कनेक्ट होकर बात करना चाहिए जनता की वो कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। होली के समारोह में आपने देखा होगा हमारे लगातार जिस तरीके से हजारों कार्यकर्ता उनके घर पर आए, ये संदेश है कि पार्टी आगे बढ़ रही है और इसका मूल रूप जब सामने आएगा तो ये देखने, और हम चाहते हैं विपक्ष, बीजेपी भले ही नहीं चाहती है, बीजेपी कई बार कहती है कि विपक्ष ने हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। ये लोकतंत्र वाला देश है, लोकतंत्र से चलने वाला देश है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक मूल पार्टी है जो जनता के साथ हमेशा खड़ी रही है, जुड़ी रही है और आने वाले समय में जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन लोया जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही और बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि अच्छी बात है, मजबूत तैयारियां करिए। लेकिन हमने बहुत सुना है कि आपकी तैयारियां, जो गालिब का एक शेर है, मुझे पूरा तो ख्याल नहीं है उसका मजमून मैं आपके सामने रखता हूं कि हमने सुना तो बहुत था, गए भी देखने, लेकिन तमाशा ना हुआ। तो यही उनकी भावना है कि हमने सुना तो बहुत है कि कांग्रेस अब ये करने वाली है, वो करने वाली है, लेकिन लोया जी को अच्छा देखने को मिलेगा। और 2028 का चुनाव शरद जी, लोया जी भी बोलेंगे कि कांग्रेस जबरदस्त तरीके से जो हम जिस आप दोनों तरह से आगे जा रहे हैं, आप दोनों को शुभकामनाएं, क्योंकि आप दोनों जितने सबल होंगे, चुनावी रणनीति में जितने मजबूत होंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। शैलेंद्र जी, यही बड़ा सवाल है कि आखिर आप जमीन पे कैसे लाएंगे। जी जी, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि कांग्रेस का ईगो प्रॉब्लम सीनियर लीडर्स का, वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता है। हालांकि इधर ये बिल्कुल सही अभिनव जी कह रहे हैं कि विधानसभा के मसले पर बिल्कुल फ्री हैंड से आगे बढ़े उमंग सिंघार, और इधर ऐसा भी लग रहा है कि जीतू पटवारी जी ने खुद को समेटा है कि मैं ऐसी टिप्पणियां नहीं करूंगा कि जिससे कुछ मतभिन्नता जाहिर हो। किसी को भी लेकर कमलनाथ जी के साथ भी वो दिखे हैं, अभी जो कमलनाथ जी के यहाँ भोज हुआ था जिसमें सारे लोग आए थे। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि ऐसे भोज के जरिए ही कई बार शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया जाता है। जी देखिए,
कोई भी संगठन से शरद जी जब कोई कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसके दो आकर्षण होते हैं या वजह होती हैं। एक तो एक पावर का आकर्षण या अपनी पहचान का आकर्षण, और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है विचारधारा। तो कांग्रेस ये जो व्यवस्थाएं कर रही है ये संगठन के स्तर पर ये इनको कहा जा सकता है, लेकिन आइडियोलॉजी क्राइसिस है उससे कैसे निपटेगी? क्योंकि कोई भी संगठन से अगर कार्यकर्ता को लंबे वक्त तक जोड़े रखना है और वो उसकी प्रेरणा बनता है जब विचार, तो बात आगे बढ़ती है। तो राहुल गांधी को और जीतू पटवारी जो भी हाईकमान है और जो भी शीर्ष नेतृत्व है उसको ये सोचना होगा कि जो बार बार आइडियोलॉजी क्राइसिस दिखता है कांग्रेस में किसी भी मुद्दे पे, खासतौर से बीजेपी के जो कोर इश्यूज हैं, हिंदुत्व का हो या दूसरे कोर इश्यूज हों, उसमें जरूर इस पर काम करना पड़ेगा, एक विचार को स्थापित करना पड़ेगा संगठन के अंदर, तब जाकर युवा पीढ़ी उससे जुड़ेगी। लेकिन और लंबे समय ये क्या आपको संभव लगता है, क्योंकि जिस दौर में सत्ता केंद्रित सोच के साथ जी मैं कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन ये बात करूंगा, बीजेपी चूंकि विचार का एक संगठन है इसलिए वो काफ़ी हद तक इससे अपने को बचा ले जाता है, लेकिन ये बहुत कठिन है कि बाकी राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जबकि वो देख रही है कि उसके कई नायक अब जो हैं बीजेपी के नायक हैं और वहाँ पूजे जा रहे हैं, तो ऐसे में इस प्रलोभन से बचना कैसे संभव होगा? देखिए ये तो सही बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर विचार के साथ आदमी जाता है तो उसका फंसना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक विचार के लिए काम करता रहता है। और ऐसी बात नहीं है शरद जी कि अगर आज कांग्रेस में आइडियोलॉजी क्राइसिस है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से थी। आप इंदिरा गांधी या राजीव गांधी तक देखिए तो कई मुद्दों पर उनके इश्यूज बड़े दिमाग में क्लियर थे। तब जनसंघ इतनी बिल्कुल, ताकतवर लेकिन नहीं थी। बीजेपी जब आई इन इश्यूज को लेकर तो उसमें कांग्रेस कंफ्यूज हुई और उसकी वजह थी मुस्लिम वोट या अल्पसंख्यक वोट, उसका लालच उसको हमेशा रहा। तो ये लालच छोड़ना होगा और ये भी समझना होगा कि आज का अल्पसंख्यक वैसा अल्पसंख्यक नहीं है जो 80 या 90 के दशक में हुआ करता था। तो उसको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे विचारधारा के स्तर पर, तब जाकर संगठन मजबूत होगा, ऐसे कार्यकर्ता जुड़ेंगे जो निष्ठावान रहेंगे पार्टी के प्रति। अभिनव जी, यही बड़ी चुनौती है कि एक समय आपके सामने जनता पार्टी चैलेंज होकर आई जिसमें सारे विपक्षी दलों का सम्मिश्रण हुआ, विलीनीकरण हुआ और इसने आपको सत्ता से भी हटा दिया, लेकिन उनका हर्ष जब देखा गया तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो कांग्रेस ही अच्छी है, ये तो और सत्ता के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने उन कमजोरियों से सबक लिया, पहले 13 दिन की सरकार बनाई, फिर उसने अटल जी के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार दी, फिर झटका लगा उसको 2004 में, यूपीए 10 साल आपने फिर शासन किया, फिर और तैयारी से उसने मेहनत की। अब आपको सीखना तो पड़ेगा कि अब इन पुरानी चूकों से आप संभलें आगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शरद जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रक्चर और अपने संगठन को मजबूती देने के लिए और मुद्दों की जो बातें होती हैं उससे भी डाइवर्ट करके जो दूसरी चीज़ों पे काम किया है, चाहे वो धर्म के इशू हों, मंदिर के इशू हों, ये सभी इशू को लेके उन्हें अपनी संगठन को मजबूती भी दी और अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा भी। तो इसमें मैं कोई नानुकुर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये शाइनिंग इंडिया लेके आए थे, उस समय ये दौर लगता था कि 2003 में रिपीट होगी अटल जी की सरकार, लेकिन नहीं हुई। मनमोहन सिंह जी आए और लगातार 10 साल रहे, लेकिन हमारे साथ जहां गलतियां हुई उस चीज को राहुल गांधी जी भी एक्सेप्ट करते हैं कि कई मंचों से वो बोल चुके हैं। आज लोया जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोला है 30-40% लोग को निकाल, 30-40% नहीं बोला था उन्होंने, बोला था 30-40 लोग अगर हर जगह हो जिनसे कोई दिक्कत हो रही हो उनको आप निकाल दें, जो न्यूसेंस फैलाते हो। तो राहुल गांधी जी स्पष्टता के साथ अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भी गलतियां करी, हमारी सरकारों ने भी गलतियां करी हैं, कुछ निर्णय ऐसे हुए हैं जिसको हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी जी हो चाहे जीतू पटवारी जी हो, हमारे सारे जो अभी जो लीड कर रहे हैं वो सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि कहां कौन ने क्या गलती करी है। अब आगे ऐसी गलती ना हो, इसको लेकर हम आगे चल रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर हम चुनाव में भी जा रहे हैं। तो जीतू पटवारी जी जो सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी भी आप देखेंगे संसद हो चाहे उनका अपना क्षेत्र हो रायबरेली, सभी जगह वो लीड कर रहे हैं। और हमें ऐसा समझना चाहिए कि अगर हम आगे आ रहे हैं तो जनता के, और संगठन भी जनता के लिए ही होता है कि हम जनता से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा कनेक्ट होंगे, मोहल्ला कमेटी, वार्ड कमेटी ये जो बन रही है हमारी, ये सिर्फ इसलिए कि आगे जो हमारे लोग रहे हैं वहाँ पर जो नहीं दिख रहे हैं, जो लोया जी भी बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, इनके बयान भी आए, तो होगी हमारे अंदर खामी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र आप करके थोड़ा निकल गए तेजी से, वो बात ये थी कि हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे जिनको आप विषय से बरगलाना कहते हैं, देश का बहुसंख्यक वर्ग उन मुद्दों पर बीजेपी को पसंद करता है, खासतौर से हिंदी पट्टी का, और वो ये भी चाहता है कि कंटेम्प्रेरी पार्टीज भी जो हैं इस पर जवाब दें
कि क्या कहें आप, जहां इस पे बीजेपी की आलोचना करते हैं आप उलझते। मैं आऊंगा आपके साथ जल्दी से जी, ब्रज गोपाल जी। नहीं देखिए शरद जी, एक बात को आपको हमको समझना पड़ेगा। डबरा सम्मेलन हुआ था, जयपुर हुआ, पचमढ़ी में चिंतन हुआ, जी मगर इन के जो परिणाम थे उन पर अमल कभी नहीं हुआ। जयपुर सम्मेलन को आपको याद होगा, वहां तय हुआ था कि एक परिवार के 2 लोगों को लोकसभा या विधानसभा नहीं भेजेंगे, मगर वो सुप्रीम परिवार को छोड़कर कांग्रेस पर लागू हुआ। तो जो लीड करता है दरअसल उसे उदाहरण प्रस्तुत करना रहता है, कि वो उदाहरण प्रस्तुत करे कि देखिए ये शुरुआत हमने की, कि चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। तो आपको अपने घर से चैरिटी प्रारंभ करनी पड़ेगी। एक बात और कहता हूं शरद जी, आपको ध्यान होगा कांग्रेस पार्टी में एक जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भिन्नता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी भूमिका में काम करता है, यदि उसे बूथ की मिली है तो बूथ की बिल्कुल, भूमिका में बिल्कुल। करेगा। जी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सार्वभौमिक कार्यकर्ता है, जी। वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ का भी काम करेगा। और एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा का मतदान हुआ। उसी रात हमारे कांग्रेसी मित्र और हम सब लोग एक साथ बैठे थे, चुनाव परिणाम की समीक्षा हो रही थी। वो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अपन 11 लोग आप हो, अपन हाथ ऊंचा करें कि कौन कौन के पोलिंग पर कांग्रेस जीत रही है। तो किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो मैंने कहा यार आपके खुद के पोलिंग पर तो कांग्रेस जीत नहीं रही, मगर मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भूमिका में काम नहीं करता, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भूमिका उसे दी है संगठन ने, यदि शिवराज जी को, यदि मोहन यादव जी को, यदि बीडी शर्मा जी को, यदि हितानंद जी शर्मा को यदि ये भूमिका दी है कि नहीं, ये आपको लोया पर्ची जी, ये बांटना बिल्कुल है, ठीक बात पर्ची है, बांटने मिली। इससे इनकार शरद नहीं जी, किया जा सकता। छोटी जी सी बात अभिनव बोलूंगा जी। मैं। हाँ शरद जी, मेरा ये कहना है कि ये लोया जी जो बोल रहे हैं, अभी इनकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पा रही है, प्रदेश अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पा रही है, रबर स्टैम्प से लगातार नड्डा जी बन रहे हैं। इनके यहाँ तो लोकतंत्र है नहीं कि बात कैसे रखी जाए, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है, मुझे जो दिखता है। और धर्म की बात, मैं लोया जी आपके बीच में नहीं बोला था, मैं टोक रहा था। मैं चाहता तो ये डिबेट में आपको टोक सकता था, बहस कर सकता था, यही तो बात है। मैं लोया आपकी जी को सच्चाई, समय दूंगा, मैं लोया जी जल्दी से मैं बोलिएगा। आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, आपकी पार्टी की सच्चाई बता रहा हूँ कि आपकी पार्टी किस दौर से गुजर रही है। ये आने वाले वक्त में आपको 1 साल के अंदर देखने को भी मिलेगा। मैं ये भी चैलेंज के साथ आज शरद जी के सामने बोल रहा हूँ कि आपकी पार्टी पूरे तरीके से छिन्न भिन्न हो रही है। लोया जी, चलिए लोया जी जवाब दे दीजिए। मेरा लोया जी इतना कहना है, अपने अंदर खाने आप देखो, हम तो संगठन, हम तो अच्छी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। चलिए लोया जी, नेगेटिव बात लोया जी पर आगे आ गए। 10 सेकंड है मेरे पास। लोया जी जल्दी से जवाब दीजिए जी। मेरा केवल इतना आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी जो तय करे वह अगर कर ले तो शायद मध्य अरे आप प्रदेश अपना को तय एक कर लीजिए लोया जी, पहले सबसे पहले चलिए, अपना प्रदेश अध्यक्ष तो बना नहीं पा रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं पा रहे, रबर स्टैम्प से आप चला रहे बहुत देश में शुक्रिया अपना अभिनव राष्ट्रीय बरोलिया जी, अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। ये सही बात है कि संकल्प तो लेना पड़ेगा, लेकिन संकल्प का विकल्प नहीं होता। संकल्प वही है जिसके लिए आप ऑप्शंस नहीं देखते। इस समय कांग्रेस के लिए विकल्प देखने के रास्ते नहीं, उसे संकल्प लेना है और हर हालत में उसे इम्प्लीमेंट करना है। जाहिर है, और राजनीति है तो राजनीति के अपने समझौते हैं। आप अडिग नहीं रह सकते कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा। और विशेषकर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस की जो बड़ी दुविधा नज़र आती है, या उसका एक रवैया है जो बदला नहीं है और कई बार बदला हुआ प्रतीत होता है, उसको लेकर भी कांग्रेस को अपने भीतर एक बड़ा परिवर्तन करना होगा, क्योंकि उसे बीजेपी से लड़ना है, जो माना जाता है कि हिंदुत्व की फर्माबरदार और परचम आगे लेकर चलने वाली पार्टी। इजाज़त, नमस्कार।